ओके, जय श्री राधे बच्चों। क्लास 12th आपके सेकंड चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट अपनी नोट्स को कवर करें, सारे न्यूमेरिकल्स करें और इसके साथ साथ मैंने जो शीट दी हुई है 30 क्वेश्चंस की, जिसमें उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी रिपीट होते रहते हैं, उनको कवर करें। इसके साथ कल से हम न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस टॉपिक की लिंक होगी। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस टॉपिक की लिंक गिवन होगी। यदि अब कोई क्वेरी होती है अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन के रिगार्डिंग या मैंने जो क्वेश्चन दिया उसके रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। मान लीजिए एक ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक स्फीयर है जिसको चार्ज दिया जा रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इतना चार्ज दिया गया, ठीक है। और एक चीज और गिवन है, वो ये कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है आर वो 12 सेंटीमीटर की है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 0.12 मीटर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर कह रहा है तो बात समझ में आती है। अब वो कह रहा है कि 3 जगह उसने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। यदि इसको इसने चार्ज दिया है तो हम क्या जानते हैं, चार्ज केवल सरफेस पर रहने वाला है। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले उसने पूछा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हम जानते हैं यदि अंदर निकालेंगे, ई इनसाइड निकालेंगे तो ई इनसाइड क्या आने वाला है, 0। ये पहले भी हम थ्योरेटिक उसमें बता चुके हैं, थ्योरेटिकल हमने डिफाइन किया था, टॉपिक समझाए थे इससे पहले चैप्टर में। क्योंकि यहाँ पे केवल जो चार्ज है वो आउटसाइड सरफेस पे, आउटसाइड ही क्यों रहेगा ये भी हम समझा चुके हैं। तो ई कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ, अंदर तो ई है नहीं, तो ई इनसाइड क्या रहेगी, 0। फिर उसने बी पार्ट में पूछा कि ई ऑन सरफेस, सरफेस पर ई कैसी रहेगी। तो सरफेस पे ई का निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, क्या है, 1/4πε0, जिसको मैं के कह दिया, Q/r²। देखिए क्यू की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, पुट कर लेंगे, निकाल लेंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका इसका 10⁵ न्यूटन पर कूलम एप्रोक्स कुछ ऐसा आएगा। सी पार्ट में पूछा है कहीं इसके आउटसाइड, ये तो रही बात सरफेस की बी में, कहीं इसके आउटसाइड मैंने एक पॉइंट लिया जिसकी डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.18 मीटर हो गया। और इसको हम फिर से इसी फॉर्मूले रखेंगे, ई आउटसाइड में फॉर्मूला सेम लगेगा, KQ/r², क्यू सेम रहेगा, आर मेरा चेंज हुआ है, इसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ये था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, चेक करके देखिएगा, हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। वो ये कह रहा है कि हमने क्या किया, कुछ कैपेसिटर लिए 9 पिकोफैरेड के और सीरीज में कनेक्ट कर दिए। हर एक की वैल्यू दे रखी है 9 पिकोफैरेड। अच्छा, 9 पिकोफैरेड को हम फैरेड में चेंज कर सकते हैं चाहे तो, नहीं कर सकते, उल्टा लिख दिया मैंने, 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड। इसको सीरीज में कनेक्ट किया एक पोटेंशियल के थ्रू, हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है और उसका फिर क्या निकालना है, हमको चार्ज भी निकालना है, निकाल लेंगे। सीरीज में हम सॉल्व करना जानते हैं कैसे होता है, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। नेट सी निकल जाएगा, हमको v दिया हुआ है, वहाँ से चार्ज निकल जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैंने कुछ कुछ बीच बीच में से क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे ना। इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, नहीं आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये उसमें क्या कह रहा है कि एक हमने कैपेसिटर लिया जो कि जिसकी वैल्यू है 12 पिकोफैरेड, ठीक है, बात समझ में आती है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक हमने बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल हमको दे रखा है 50 वोल्ट, और वो कह रहा है इसकी एनर्जी निकालिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहने का बतानी है, इसमें एनर्जी बतानी है। एनर्जी के काफ़ी सारे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला हमने यही पढ़ा है, ½ CV²। सी आपको गिवन है, वी आपको गिवन है, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का। क्लियर है, बात समझ में आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है
यार इसे समझें, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। वो कह रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है, और मैं एक बात बताऊं आपको, इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं भाई, हाँ समझ लेना बात को, इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, कोई ज़्यादा घूमे हुए नहीं आते, हल्की सी बात मेहनत करते रहिए। मैंने ये जितने भी क्वेश्चन आज पिकआउट किए हैं सारे वही किए हैं जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं। वो कह रहा है एक बहुत सुंदर प्यारा सा इस तरह का क्यूब है और इस क्यूब के हर एक वर्टेक्स पे क्यू चार्ज है। तो मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई, वर्टेक्स कितनी है, वर्टेक्स है हमारी 8, तो टोटल चार्ज मेरा कितना हो गया 8 हो गया। नहीं ये बात समझ में, क्योंकि 8 वर्टेक्स हैं। अच्छा वो कह रहा है इसके बीच सेंटर पर, इसके बीच सेंटर पर हमको बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन सब के द्वारा और पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा इस पर देखें तो इसके द्वारा भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, इसके द्वारा भी करेगी, इसके द्वारा भी करेगी, इसके द्वारा भी करेगी, इसके द्वारा भी करेगी, इन 8 के द्वारा करेगी। क्लियर है। यदि मैं एक सिमेट्री लगाऊं तो ये वाला इसके अपोजिट में होगा, ये वाला इसके अपोजिट में होगा, ये वाला इसके अपोजिट में होगा, ये वाला इसके अपोजिट होगा। यदि ये एक दूसरे के अपोजिट में होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी एट सी पर, सिंपल सी बात है 0 हो जाएगी, क्योंकि इन सब की डायरेक्शन अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल मेजरमेंट करना चाहें तो पोटेंशियल इसका 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम एक बात समझ के देखिए, इसके द्वारा कोई जो इस पर पोटेंशियल लग रहा होगा, इसकी डिस्टेंस ये मैं मान लूं ये r है, एक पोटेंशियल इसके द्वारा लग रहा होगा, एक पोटेंशियल इसके द्वारा लग रहा होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट तो करने वाले है नहीं, बल्कि सम हो जाएगा इनका। तो एक पर पोटेंशियल, एक के कारण पोटेंशियल निकाल लो, उससे 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो नेट पोटेंशियल निकल जाएगा। पोटेंशियल हम कैसे निकालें, सी पर पोटेंशियल एट सी की फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/R। क्यू तो हमको पता है, एक पर एक क्यू है, एक के लिए निकालने केवल एक के लिए मेजरमेंट करते हैं पहले, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू नहीं पता मुझे। अच्छा एक बार बताओ, यदि ये आर हुई तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई, आर तो केवल कहाँ हुई यहाँ तक की आर हुई, मैं थोड़ा डार्क कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी क्या हुई 2r, ठीक है। एक बात ध्यान देना, एक डिस्टेंस गई ये, एक गई ये, और एक आ रही है ये वाली, तो ये एक ट्राइंगल बनना है। अच्छा वो क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है, क्यूब जो है इसकी साइड हमको बी गिवन है, तो ये वाली भी बी हो जाएगी और ये वाली बी हो जाएगी। अच्छा और ये वाली भी क्या हो जाएगी बी, इसकी ये वाली पता है, मैं ये और पता लगा लूँ, कैसे पता लगा लूँगा, तो ये देखना एक ऐसे और ऐसे, ये एक ट्राइंगल बनना है नहीं बनना, और इस ट्राइंगल में आप सोचिए 90 डिग्री कहाँ बनना है, आप बहुत प्यार से कह दोगे 90 डिग्री यहाँ बनना है। यदि ये 90 डिग्री है तो ये बी पाइथागोरस लगेगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा b√2, ये b√2 निकल के आया। अच्छा अब देखिए एक ये आया और एक को सीधे जा रही है, एक यहाँ, कुछ ऐसा 11th क्लास में भी हमने इस तरह क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ 90 डिग्री कहाँ बनना है हमारा, यहाँ बनना, तो इसके सामने वाली ये क्या हो गई हमारी हाइपोटेनियस हो गई, तो ये हो जाएगा b√2, ये हो जाएगा b, मतलब b√2 का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर का √2 लेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ जाएगी b√3। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई, आप कह दोगे b√3/2। r की वैल्यू वैसे निकालना समझ में आया नहीं आया, तो हम निकालें v पोटेंशियल एट c बाई 1 चार्ज या 1 वर्टेक्स, ठीक है। तो कितना निकलेगा v = 1/4πε0 Q/b√3/2, इस तरह से निकलेगा। अच्छा ये तो मैंने केवल एक के थ्रू निकाला है, मुझे 8 के अकॉर्डिंग निकालना है, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई और कर देंगे और नेट भी निकल आया। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13, बात समझ में आई। देखिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना अपने सामने, आप एनसीईआरटी बुक खोल के बैठिएगा, बड़ा अच्छा लगने वाला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। वो कह रहा है हमने एक क्या ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिया जो क्या डिसकंटिन्यूटी है,
जिसमें चार्ज की डिसकंटिन्यूटी मैंने कुछ इस तरह का ही बनाया है, यहाँ की तरफ झुका हुआ तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ये मतलब यहाँ की तरफ रहने वाला जो ई है वो अलग आएगा और यहाँ की तरफ रहने वाला ई जो अलग आएगा। हम किसी को भी एक को प्लस मानेंगे दूसरा माइनस हो जाएगा। तो वो कह रहा है ये डिसकंटिन्यूटी है तो शो दैट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड, एक साइड दूसरी साइड की क्या डिसकंटिन्यूटी है ऑफ द चार्ज सरफेस टू अनदर वन। तो प्रूफ कीजिए, देखो वो प्रूफ कह रहा है, पहले में क्या प्रूफ करना है कि एक तरफ की देखो E2 इसने कोई मान नहीं, हम दूसरी मान सकते हैं, ये बात एक ही है। E2 माइनस E1 हमारा E1 माइनस E2 आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि इसने इधर की E1 मानी है तो उधर की E2 मान लेंगे, दूसरी बात है। ब्रैकेट n वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। केस समझ में आया? यदि ये क्या है डिसकंटिन्यूटी है तो वहीं वो एक पार्ट और कह रहा है नीचे कि जहाँ पर एन हमारा यूनिट वेक्टर है नॉर्मल सरफेस के और सिग्मा हमारी चार्ज डेंसिटी है। हैंड शो डैट शो कीजिएगा जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, किसी एक कंडक्टर के आउटसाइड। यदि मैं कोई एक कंडक्टर मान लेता हूँ, इस कंडक्टर के आउटसाइड मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यही प्रूफ करना है। वो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए हमारी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन यूनिट वेक्टर। ये दो चीज यहाँ पे हमको प्रूव करके लेके आनी है। इसका एक बी पार्ट भी है, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, बी पार्ट को देखेंगे। फिर इसके लिए इसने हिंट भी दी है। ए के लिए कह रहा है कि यूज करना है किसका, गॉस लॉ का, गॉस लॉ का यूज करना है। देखिए कैसे करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि यदि चार्ज एंक्लोज्ड मेरा सिग्मा एस है, हो सकता है सिग्मा एस, तो मेरा फॉर्मूला गॉस थ्योरम क्या लगेगी, ई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए तीन सरफेस हैं, देखिए ध्यान दें, मैंने मार्क कर रखा है सरफेस वन ये वाली, मैंने पहले समझाया हुआ था इस टॉपिक में, चार्ज शीट के लिए कर रहे थे, लेकिन वो चार्ज शीट कैसी थी, कंटिन्यूस वाली थी, ये डिसकंटिन्यूस है। ये वन लिया और एक सरफेस आएगी कौन सी, ये वाली, और एक सरफेस आएगी ये वाली। इन सबके अकॉर्डिंग निकालूं ई डेल्टा एस, तो कैसे निकलेगा, ध्यान देना जरा। ई डेल्टा एस वन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आ जाएगा ई वन डेल्टा एस कॉस, कॉस थीटा क्या होता है आपको पता है ना, ई और एस के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में डिस्टेंस। यदि यहाँ पर ई हमारी यहाँ जा रही है, ई मेरी यहाँ जा रही है, तो एरिया वेक्टर भी तो यहीं जा रहा है, ये ए जा रहा है, ये मेरा ई जा रही है, तो कॉस क्या हो जाएगा, जीरो। प्लस समझ में आ रहा है ना बात, तो मजा आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है तो समझ लो मजा आ रहा है। जो सेकंड सरफेस कौन सी हो जाएगी मेरी, ई डेल्टा है, सेकंड सरफेस ये वाली हो जाएगी, जहाँ पे ई तो इधर है पर लेकिन एरिया वेक्टर ऊपर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 ई डेल्टा एस कॉस 90। देखिए प्लस थर्ड सरफेस के अकॉर्डिंग देखें तो ई टू आ जाएगा। अच्छा इसे ई टू ले लूँ या इसे, ये तो जीरो होने वाला है, जाने दो, इसे ई टू ले लो, इसे ई थ्री ले लो, ये मेरी थर्ड सरफेस है और ये मेरी सेकंड सरफेस है, ऐसे कर लो। तो प्रूफ भी वही लेके आना है ना, ई टू डेल्टा एस, यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस जीरो, और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा ई वन एस, सरफेस वाइज, सरफेस जो मानी है इसकी मैंने वो एस मान ली, सरफेस को मैं एस कंसीडर कर रहा हूँ, क्लियर है। तो ये डेल्टा एस तो एस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई वन एस, क्लियर, बात समझना जरा। अच्छा ये वेक्टर फॉर्म में बेटा, प्लस ई टू एस इज इक्वल टू क्यू को क्या ले सकता हूं मैंने क्या माना है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस एस को माना जाएगा तो एस 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 कट गया, क्या आया मेरा ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, यदि ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एन कैप नहीं आएगा, तो ई वन वैक्टर को मैं क्या ले सकता हूँ, ई वन एन कैप लिख सकता हूँ। अच्छा ई वन कहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ। अब आप ये देखिए आपको पॉजिटिव कहाँ की तरफ मानना है, यदि आप यहाँ की तरफ पॉजिटिव लेते हो तो इस ये अपोजिशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब ई वन साइड क्या लिया आपने, नेगेटिव, बात समझ में आ रही है। प्लस ई टू को भी क्या ले सकता हूँ मैं, ई टू एन कैप, ये तो पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में लेना है, समझ में आ रहा है ना क्या समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान देना, यहाँ से मैं इसे ले सकता हूँ एन कैप ले लिया मैंने कॉमन,
और ब्रैकेट में क्या बच गया, E2 पॉजिटिव माइनस E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखें यार, आप पहले प्रूव करके क्या लेके आना था, पहली चीज हमारी प्रूव हो गई, बात समझ में आती है। उसके बाद कह रहा है ये फॉर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के लिए क्या कह रहा है ये, फॉर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के लिए निकालें। एक यदि मैं एक कंडक्टर मानता हूं, जैसे मैंने यहां बना रखा है, तो थोड़ा ध्यान देना, इस कंडक्टर को यदि मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज मेरा कहाँ पे आने वाला है भाई, इसके पूरे ऑल ओवर द सरफेस पर, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाली है, 0, और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाली है। दोनों को नाम दे दो, इसे E1 दे दो, इसे E2 दे दो, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहने वाली है। और वो कह रहा है ये कंडक्टर हमारा किसका लेना है, मेटल का। और मेटल के केस में हम जानते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओनली ऑन सरफेस, सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसके कारण, रिपल्शन के कारण, ये पहले बता चुका हूँ। अच्छा, यदि इस वाली प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ की तरफ हो गई मेरी E1, अंदर की तरफ हुई E2, E2 मेरी 0 है, तो कंडीशन मेरी अभी भी क्या निकली है, इस कंडीशन को दोबारा लें, इस कंडीशन को दोबारा लें तो क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 आ रहा है इंटू एन कैप, ये भाई कैप है, स्क्वायर में समझ लेना, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। यहाँ पे E1 0 हो गया तो क्या हो गया, ये E2 एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसको मैं डायरेक्शन गिवन है, इस डायरेक्शन को यहाँ लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखो, अब इसको देखो हमारा सिंगल चार्ज के लिए, बात समझ में आई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसी के साथ एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेने से पहले देखें कि इसका एक पार्ट और है, ये मेरी निगाह गई, बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें टेंजेंशियल कोई एक दे निकालनी है। वो कह रहा है इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी 0, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी कैविटी के इनसाइड क्या है, वो 0 दे रखी है, विद नो चार्ज, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल, यदि वो सेल स्फेरिकल नहीं है बट हैज एनी इरेगुलर शेप, यदि उस दूसरा, ये तो 15 वाला है, हमें 16 करना है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। तो 60 वाला कह रहा है शो दैट अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रूफ कीजिए कि टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द साइड ऑफ अ चार्ज सरफेस टू अनदर। देखो कैसे करें, इसकी थोड़ी हिंट भी गिवन है, समझाते हैं अभी। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमने एक क्लोज सरफेस लिया, क्लोज सरफेस में हमने एक सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, इसकी दो कंपोनेंट निकाले, एक परपेंडिकुलर एक टेंजेंशियल, और हर पॉइंट पे टेंजेंशियल कंपोनेंट ये बन जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम दोनों तरह से देखें, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के लिए। पहले देखें फॉर अ क्लोज्ड पाथ एट एवरी पॉइंट इफ वी कैलकुलेटेड द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट, वी यूज टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो हम क्या यूज करेंगे क्लोज सरफेस के लिए, ई डेल्टा एल इज इक्वल टू 0, बात समझ में आती है। जहां पर ई टेंजेंशियल इज अ कंटिन्यूअस है, सबसे पहले किसके लिए मानने हैं हम, कंटिन्यूअस के लिए अलोंग दी सरफेस, तो वही कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यदि कंडीशन दूसरी लें कि इफ ई टेंजेंशियल इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ही नहीं है, देन वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ ओवर अ चार्ज सरफेस विल बी नॉन जीरो, तो वो नॉन जीरो होगा। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है हमें जीरो कंसिडरेशन लेके चलना है, तो सिंपल सी बात है ये कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं। थोड़ा समझ में आया, ये कुछ नहीं, थ्योरेटिकल था हल्का सा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये 19 में। वो कह रहा है कोई हमने एक हाइड्रोजन का एटम लिया H2 और इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, H2 प्लस बचा, ठीक है। इसके एक इलेक्ट्रॉन को हमने कुछ इस तरह से अरेंज किया है कि इसके एक इधर हमारा प्रोटॉन लिया है P और दूसरा प्रोटॉन हमने यहाँ लिया है। इन दोनों की बीच की डिस्टेंस है हमारी 1.5 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, मैं उसका आपको सारांश समझा रहा हूँ। ये हमारी 1 एंगस्ट्रॉम और ये वाली हमारी 1 एंगस्ट्रॉम। ये इस तरह से का कोई हमारा क्या एक सिस्टम है। वो कह रहा है इस पूरे सिस्टम की नेट पोटेंशियल निकालिए, किस पर, जीरो पोटेंशियल रेफरेंस पर। तो हम क्या करते हैं, एट जीरो
तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, एट जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस वी कंसीडर, हमने कंसीडर किया इसका जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस व्हेन सेपरेशन इज इन्फिनिटी। मान लिया हमने सेपरेशन यदि इन्फिनिटी पर है तो कंडीशन क्या बनेगी, सिंपल सी बात है, इन दोनों का बीच का पोटेंशियल प्लस इन दोनों के बीच का पोटेंशियल प्लस इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। कंडीशन लेना है जीरो रेफरेंस के लिए, मतलब सेपरेशन हमारा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। सेपरेशन मतलब कहीं से हम उस चार्ज को लेके आए हैं, तभी नेट पोटेंशियल हमारे सिस्टम पे निकलेगा। दो दो के लिए निकालेंगे तो अब यदि मैं इन दोनों के बीच के निकालूं तो क्या होगा, 1/4πε0 चार्ज अपॉन आर। चार्ज क्या है, QP इंटू QP। बात समझ में आ रही है, तो मैंने यही कहा QP इंटू QP अपॉन आर, ठीक है। और यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, इसका पोटेंशियल। तो 1/4πε QP और QE अपॉन R2, QP और QE अपॉन R3। यहाँ पे 1/4πε 1/4πε तो क्या आ जाएगा मेरा, कॉमन आ जाएगा। ध्यान देना मेरी बात पर, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। QP पॉजिटिव है, QE क्या है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन, इसका नेगेटिव साइन आएगा, इसका भी नेगेटिव साइन आएगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे हमने 1/4πε0 क्या, ठीक है। अच्छा यही QP हो या QE हो, बात तो फर्क पड़ता नहीं है, दोनों का चार्ज की वैल्यू क्या आनी है, सेम ही आनी है, बस माइनस आएगा। इसलिए मैं चार्ज की वैल्यू भी कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 R²। ये क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की। तो अंदर क्या बचा, बहुत ध्यान देना, एक तो बचा 1/R1। देखो यहाँ प्लस की ये क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइन, -1/R2 -1/R3। कुछ बात समझ में आ रही है। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ लिख लेंगे। यहाँ से क्या, यहाँ इसको सॉल्व करना आप, यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, 1/R1, तो 1/1.5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, -1 ये इस पूरे को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 90.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात और बताऊं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है इतनी बात। अच्छा एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम को आप चेंज कर लीजिए, क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10⁻10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी वैल्यू निकल के आती है -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझते हैं। देखो मेरा आपको जो मेरा मन है वो है केवल क्वेश्चन समझाने का, ठीक है। आंसर तो मैंने पहले से निकाल के रखे हैं अपने पास, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये रहा कैलकुलेशन का मसला आपको आता है। मेरा मकसद है आपको केवल ये बताने का, ये क्वेश्चन किस तरह से पटरी पे आए, किस तरह से लाइन पे आए। एक बार लाइन पे आ गया, आपके दिमाग में आ गया, फिर तो आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। 11th पढ़े हुए हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23। यदि फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे उसकी क्वेश्चन की फोटो क्लिक भेज दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। 23 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, रिक्वायर अ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, उससे कुछ 2 माइक्रोफेरेड का नेट कैपेसिटेंस चाहिए, मतलब कुछ कैपेसिटेंस वो लगा रहा है, 1 2 फिर एक और कैपेसिटेंस लगा दिया 3, इस तरह से उसने n कैपेसिटेंस लगाए, यहाँ पर सीरीज में लगाए, पैरेलल में लगाए, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। पर ये जो है इसका नेट वो कह रहा है कितना लेना है, 2, कितना नेट जो सबका आया वो कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। इसको एक पोटेंशियल दिया गया है, कितना पोटेंशियल दिया है, 1 किलो वोल्ट, 1 किलो मतलब कितना हो गया, 1000 वोल्ट। ये इसको क्या दे दिया, पोटेंशियल दे दिया। उसका क्या कह रहा है, जो कनेक्शन में उसने कैपेसिटर यूज किए गए हैं, एक कैपेसिटर का क्या दे रखा है, 1 माइक्रोफेरेड का है। अच्छा इस तरह से और जो कैपेसिटर लगाए गए हैं वो 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं ले पाते। इसका मतलब फ्रॉम द गिवन सिचुएशन वी यूज, हम इस गिवन सिचुएशन के द्वारा क्या यूज कर सकते हैं, वो ये कहना चाह रहा है पोटेंशियल, हमने मान लिया उसने n कैपेसिटर लगाए, क्या लगाया उसने, n कैपेसिटर लगाए इस तरह से,
पर लेकिन वो ये कह रहा है ये एन कैपेसिटर क्या होना चाहिए, लेसर देन इक्वल टू 400 वोल्ट, क्योंकि आगे वो यही पूछ रहा है कि सजेस्ट एक पॉसिबल अरेंजमेंट बताइए कि सीरीज में कितने लगे हैं, पैरेलल में कितने लगे हैं और पूरे टोटल कैपेसिटर कितने हैं, ये पूछ रहा है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने माना कि V अपॉन एन पोटेंशियल एन में यदि कुछ डिवाइड किया जाए किससे कम होना चाहिए, 400 वोल्ट से कम या बराबर होना चाहिए। V क्या है हमारा, सिंपल सी बात है, नेट V हमको दिया हुआ, नेट V है 1000 अपॉन एन ही निकालना है, कितने कैपेसिटर लगाएं, ये किसके लिए, पहले सीरीज के लिए देख रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 400 वोल्ट। इसका मतलब एन क्या आ जाएगा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेसर देन इक्वल टू, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1400। बात समझ में आती है इतनी। यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये 2.5 मतलब अप्रोक्सीमेशन हमारा एन कितने 3 लग रहे होंगे। तो अप्रोक्सीमेशन भी करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमने कहा सीरीज में कितने लग रहे होंगे, 3। क्लियर है। अच्छा सीरीज में यदि 3 लग रहे हैं, मेरी बात को समझना, यदि सीरीज में 3 लग रहे हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना आया, सीरीज में 3 का मतलब क्या हुआ, ये हमने एक कैपेसिटेंस लगाया, इस तरह से एक और कैपेसिटेंस लगाया, इस तरह से एक और कैपेसिटेंस लगाया, तो ये सीरीज में कितने हो गए 3। और तीनों किस किस के हैं, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। तो मैं आपसे पूछूं C इक्विवेलेंट इन सीरीज कितना होगा, आप निकाल लोगे C/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, याद है ना, n पता था, C/n हमने निकाला था, C की वैल्यू तो क्या दे रखी है 1 दे रखी है, तो 1/3 माइक्रोफैरड। ये हमने किस में निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया सीरीज में। अच्छा ये इससे ज्यादा नहीं ले सकते सीरीज में, क्यों नहीं ले सकते, वो कह रहा है इससे ज्यादा लेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, 400 वोल्ट आना है ज्यादा से ज्यादा। अब किस में ले सकते हैं, पैरेलल में ले सकते हैं, पैरेलल में हमने लगाना स्टार्ट किया। अच्छा इस पैरेलल में कितने आएंगे, इन तीनों के लिए कितना गया है, इन तीनों के लिए गया है 1/3, इन तीनों के लिए भी कितना जाएगा 1/3। अच्छा फिर से मैंने 3 और लिए, बात समझ में आती है, इन तीनों के लिए भी कितना जाएगा 1/3। नेट कितना लेना है, नेट लेना है हमको 2। तो यहां से हम माने कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब किस में ले रहे हैं हम, पैरेलल में सबका प्लस हो जाता है, मैं ले लेता हूं, मैंने M लिए, M किसके कौन कौन से लिए मैंने 1/3 माइक्रोफैरड के। C इक्विवेलेंट मुझे मालूम है कितना दिया हुआ है 2, टोटल 2 माइक्रोफैरड लेना, बात समझ में आ रही है। M हमको निकालना, ये 1/3 हुआ, 3 में पहुंच जाएगा, तो M इज इक्वल टू 6। तो क्या बात हो गई, टोटल M इज इक्वल टू 6, मतलब इस तरह से हमने कितनी लाइन बनाई है, 6 लाइन बनाई है। ये 1 लाइन हुई, ये 2 हुई, ये 3 हुई, 1/3 कितनी बनाई है हमने, 6 लाइन बनाई है। तो 6 लाइन यहाँ पे आएंगे, टोटल कैपेसिटेंस निकालो तो कितना हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई N। ये हमारे कितने हैं सीरीज में, ये किसमें पैरेलल में, 3 × 6 इज इक्वल टू 18। और टोटल कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड के कितने लगाए, 18 लगाए, जिसमें से 3 लगाई हमने सीरीज में, फिर उस सीरीज की हमने क्या बनाई पैरेलल में कलेक्ट की है, टोटल आए 18। 3 सीरीज में 3 ही क्यों लगाए, मैं रीजन बता चुका हूँ, पहले ही कह रहा है कि नॉट मोर देन, नहीं लेनी है इससे ज्यादा, बात समझे। इसी तरह के आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ आपको मैं 30 क्वेश्चन और भेज रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टाइप के हैं कुछ, उनको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आते तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।